तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक 11:30 बजे डॉक्टर ऑन कॉल शो होता है जिसमें आप कोरोना से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स जो आपके सवालों के जवाब देते हैं। और आज डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जो कि सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हैं, साथ ही डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यहां पर हम लगातार कॉलर्स हमको फोन कर रहे हैं और सीधा उसी का रुख करते हैं। जयेश सिन्हा इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पहले दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जयेश, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि कोविड-19 का जो पूल टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में जो आजकल बोला जा रहा है उसको कैसे किया जाए, उसकी विस्तृत जानकारी बताएं। और दूसरा, कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट का जो सीबीसी ब्लड टेस्ट होता है उसमें कौन सी वैल्यूज चेंज होती है? जी डॉक्टर वेद। हाँ, मेरी ख्याल से आपको आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। हाँ, ये ब्लड टेस्ट के बारे में जो पूछा है आपने, तो जिसे कहते हैं ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड, कोई भी इन्फेक्शन हो, ये इन्फेक्शन कोई पहला इन्फेक्शन नहीं है। बहुत सी इन्फेक्टिव डिजीजेस हम लोग पहले देख चुके हैं। इन इन्फेक्शंस का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है इस कोरोना वायरस का, उसको बोलते हैं पीसीआर टेस्ट। बेसिकली ये जांच करता है कि जो वायरस है जो सेल के अंदर चला जाता है तो उसका जो आरएनए है उसका टेस्ट करते हैं। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड जरूर है बट महंगा है, इसलिए सबका नहीं किया जा सकता। इसीलिए गाइडलाइन बनाई गई। यदि हम आज सबका टेस्ट करना शुरू भी करें तो हमको कम से कम 20-30 साल लगेंगे इस 130 करोड़ पॉपुलेशन को टेस्ट करने के लिए। तो फिर इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाती है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, गवर्नमेंट को समझाते हैं कि हम उन लोगों का टेस्ट करें जिनको जरूरत है। ये नहीं कि कोई मुझे फोन करता है कभी कि साहब मेरा बच्चा अमेरिका से आया है, उसका ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। नहीं, किसका टेस्ट करना जरूरी है ये सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिनको सिम्टम्स हैं, कोई आदमी को फीवर है, किसी आदमी को खांसी हो रहा है, कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर है जो एक कोरोना पेशेंट के साथ जूझ रहा है और वो सिम्टोमेटिक हो जाता है। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार लोग अपनी क्वेरी जो है पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। संतोष जो है दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर युगल भी हमारे साथ हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं संतोष। संतोष, आपको हम कहेंगे कि आपका ऑन है तो उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए या टेलीविजन ऑफ कर दीजिए। हेलो जी संतोष, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा ये प्रश्न है कि बच्चों को इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें? जी डॉक्टर युगल। संतोष जी, जरूरी ये है कि बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाए। ये जरूरी है कि सही खुराक दिया जाए, बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होने पाए, और बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके खाने का इंतजाम करना चाहिए। छोटा बच्चा है, उसको लैक्टेशन का पीरियड है, माँ को तो उसका वो दूध मिलना चाहिए। इसके साथ में एडेड जो भी और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें प्रोटीन होता है वो मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे और किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं होने पाए। ये गर्मी का मौसम है, यदि उसको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको तुरंत उसका ध्यान रखना चाहिए। और डिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है। यदि उसका हाइड्रेशन ठीक रहेगा और खाना पीना ठीक रहेगा तो बच्चे का इम्यूनिटी जो अर्ली एज में होता है वो माँ से आता है। इवेंचुअली उसकी जो इम्यूनिटी हमें डेवलप करनी पड़ती है वो खाने पीने से ही करनी पड़ती है, इसका की ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ खाने पीने का और खूब पानी पीते रहें, ये बहुत जरूरी है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंजीत सिंह। मंजीत, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार जी, हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 60 साल की है, 65 साल की है, मैं अपने पोता पोती के साथ रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ? आयुर्वेद बताता है कि आप चाय पीजिए, लेमन टी पीजिए, काढ़ा पीजिए, क्या ये सत्य है कि नहीं है? जी डॉक्टर वेद, आयुर्वेद को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि साइंस एक दिन में डेवलप नहीं हो गई है। पहले एक जमाने में आयुर्वेदिक था, उसके बाद जो कॉमन प्रिंसिपल साइंस के हमेशा से वही रहे हैं। जैसे जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं हमको परेशान करता है। इसलिए कहा गया ना कि भाई जिसे कहते हैं ना कि गरीब को सब सताता है, तो यदि आपका इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होगा तो आपको
चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा आपको एक यंग आदमी से ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई यदि आपको डायबिटीज है, या आपको किडनी की बीमारी है, तो या फिर आपको लंग्स की बीमारी है, या आपकी एज ज्यादा है, तो आपको दूसरे लोगों से ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस बीमारी आपको ज्यादा पकड़ सकती है। बिल्कुल, तो जिनको पहले से ही बीमारी है उनको इस बीमारी का ज्यादा खतरा है, तो वो ज्यादा ख्याल रखें। अगले कॉलर हमारे साथ है राम आशीष। राम, आप अपना सवाल पूछे। राम, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। नमस्ते जी। जी हेलो। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये क्या कहते हैं कि जो कोरोना जो है वायरलेस है, तो कुछ लोग उसको जो है दफना देते हैं और कुछ लोग जला देते हैं। तो जलाने पे जो लोग दफना देते हैं, तो मान लीजिए कीटाणु जो है उसी में रहेंगे, उसी मतलब जमीन के अंदर रहेंगे, उसी चीज को खाएंगे, फिर वो दोबारा से ऊपर तो आ ही सकते हैं। तो कोरोना ऑलरेडी वो वायरलेस तो मरा ही नहीं। जी डॉक्टर युगल। जी, ऐसा है कि ये यदि जलाना उचित है, लेकिन जिनका रिलीजियस कारणों से दफनाया जाता है वो भी उचित है, क्योंकि दफनाने के बाद जो बॉडी है वो जमीन के अंदर काफी दिनों तक पड़ी रहती है। इवेंचुअली जब डेड बॉडी है तो वायरस है, इवेंचुअली वो भी डेड हो जाएगा, वो भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है। जरूरत यह है कि उसके आसपास उसकी जो मिट्टी है उसको ना उधाड़ा जाए, उसको ना खोदा जाए। तो इसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। दफनाना भी सही है, सेफ है, और जलाना ऑफ कोर्स सेफ है ही। तो राम आशीष, आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। अगले कॉलर यहाँ पर मोहम्मद मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोहम्मद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है, सर जो ये कोरोना पॉजिटिव मरीज जितने भी सही हो चुके हैं, क्या सर इनको भविष्य में आगे चल के रेगुलर कोई ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा? जैसे कि अपन देखते हैं बीपी शुगर वाले मरीज को रेगुलर कोई टेबलेट सायरप जारी रखना पड़ती है, तो क्या वाकई मतलब इन मरीजों के लिए भी कोई ऐसी सायरप वगैरह कोई है जो भी रेगुलर भविष्य में चलाना पड़ेगी इनके लिए? जी डॉक्टर वेद, काफी अहम सवाल है। नहीं, ये देखिए इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन एक बार होता है और वह पूर्णतः ठीक हो जाता है। हाँ, यदि आपको इन्फेक्शन होता है और आपका पीसीआर पॉजिटिव आता है और यदि दोबारा निगेटिव हो जाता है, तो फिर इसके लिए कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो प्रिकॉशंस आप लेते रहें, क्यों आज भी हमें ये क्लियर नहीं है क्या री इन्फेक्शन हो सकता है क्या, क्योंकि कई पेशेंट्स चाइना में पाए गए हैं जिनको कि री इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो वो प्रिकॉशंस आपको ये जरूर जारी रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इन्फेक्शन हो गया तो शायद ये लाइफ लॉन्ग जारी रखना होगा, जैसे डॉक्टर वेद कह रहे हैं। डॉक्टर वेद, एक सवाल मैं ये भी जानना चाह रही थी, कई लोगों को ये भी भ्रम है कि जब कोरोना हो जाता है तो उस पेशेंट का टेस्टिंग पावर या फिर स्मेलिंग पावर चली जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि जो भी ऑर्गन अफेक्टेड होता है उसका फंक्शन अफेक्टेड होता है। जैसे समझ लीजिए कोई इन्फेक्शन आंख में होता है तो आंख की रोशनी कम हो जाती है। जैसे ये इन्फेक्शन नाक में होता है तो आपके नेजल जो पावर्स हैं वो कम हो सकती हैं, या आपका थ्रोट में होता है तो ये सही है। ये जो स्टडीज पाई गई हैं उसमें लिखा हुआ है कि कुछ परसेंटेज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका की टेस्ट और जिनका की सूंघने की पावर कम हो जाती है। जी थोड़े दिनों साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर फिलहाल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान डॉक्टर वेद चतुर्वेदी और डॉक्टर युगल किशोर बने हुए हैं। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं, अरुण कांत। अरुण, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरी एज है 70 इयर्स और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, किडनी पेशेंट हूँ, और मेरे लोअर लिम्स दोनों में ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा। मैं आपके मेरा सवाल ये है कि क्या मैं घूमने के लिए बाहर जा सकता हूँ और मुझे किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी डॉक्टर वेद।
देखिए, आपका प्रश्न ये है कि क्या मैं घूमने जा सकता हूं? आप तो घूमने पहले जा ही रहे थे एज से, बट ये है कि आपको ये लगता है कि क्या मुझे इन्फेक्शन का डर है। देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड यूज किया गया है कि हम 2 से 3 मीटर की दूरी उसका बना के रखेंगे, 1 से 2 मीटर की दूरी, तो हम बचे रह सकते हैं। वही कॉमन प्रिंसिपल जो एक नॉर्मल आदमी के लिए है, वो आपके लिए भी है। सिर्फ चूंकि आपकी एज उस साइड में है, आपको डायबिटीज है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको और भी सख्ती से इसके नियम पालन करने पड़ेंगे। आपको एक मास्क की जरूरत होगी जो वैसे ही मैंडेटरी है, तो मास्क चाहिए। और ऐसी टाइम पे जाइए जब कम भीड़ भाड़ हो, ऐसी टाइम पे जाइए जहां बहुत सारे पार्क में, जैसे पहले आप लोग जाया करते थे तो भाई थोड़ा गप भी लगा लिया, ये भी कर लिया। अभी तो ये सिर्फ एक घूमने की प्रक्रिया है, एक सोशलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है। तो आप घूम सकते हैं दूसरों से एक डिस्टेंस बना के, और जब आप आएंगे तो जो जो आपने छुआ है, कोई चीज आपने छू रखी है, यदि आप अपने डॉग को घुमाते हैं तो आपने डॉग की अपनी उसकी यदि आपने स्ट्रिंग पकड़ रखी है तो आके उसको आपको वो प्रिकॉशन से आप उसको आप साबुन से धो सकते हैं। और पूरी कंट्री को मालूम है, देखिए ये बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, इस बीमारी का इलाज सोसाइटी के पास है। सोसाइटी को अगले 3, 4, 6 महीने के लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर वेद, ये लंबी लड़ाई है और इसके लिए कमर कसनी होगी हर किसी को। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनीश हमारे साथ है। अनीश, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है अभी लास्ट 5 मंथ तक। क्या उस स्थिति में मैं अपने परिवार के साथ इकट्ठा बैठ सकता हूँ ज्वाइंट होके, विदाउट डिस्टेंसिंग के, और अन्य कार्य कर सकता हूँ क्या? इस विषय में मुझे बताएं। नहीं, जरूरी ये है कि यदि परिवार के किसी भी मेंबर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उन छोटे बच्चों से बचा के रखिए, और कोशिश ये भी करना चाहिए कि घर के अंदर भी रहें तो कम से कम 1-2 मीटर का डिस्टेंस बना के रहें, तो वो बेहतर है। अब ऐसी सिचुएशन में कि साथ में जैसे बैठ के घर के अंदर खाना खाना है, या कि और भी इस तरह के कोई है छोटे मोटे प्रक्रियाएं हैं, तो ऑब्वियसली क्लोज आ सकते हैं। पर घर के अंदर भी कोशिश ये करनी चाहिए, यदि आपके पास इनफ रूम है और इनफ स्पेस है तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां भी एप्लीकेबल होती है। यदि घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं तो ये जो डिस्टेंस मेंटेन करना है 1 से 2 मीटर, वो घर के अंदर भी करना चाहिए, और आपको घर के बाहर तो करना ही करना है। बिल्कुल। और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, अरविंदर सिंह। अरविंदर, आप अपना सवाल पूछिए। चीज पूछना चाहता था कि आजकल जैसे सुनने में आ रहा है कि कोरोना के कई पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं जी, तो उनका क्या सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे उन्हें पता लगे कि इनको कोरोना है? जी डॉक्टर वेद। हाँ, देखिए आपका सवाल है कि भाई कोरोना इन्फेक्शन ब्लड के अलावा और कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो इसके लक्षण वही हैं जैसे कि एक नॉर्मल फ्लू के, जिसे बोलते हैं ना हम लोग जुकाम। तो ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका गला खराब हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपकी सांस भर सकती है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है। सवाल था कि अगर ये तमाम सिम्टम्स ना हो, क्या तब भी कोरोना पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वो कहलाते हैं? जी हाँ, तो इस तरह बोला गया है कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, आपके बॉडी में वायरस गया और सिम्टम्स आपको नहीं हुए, उनको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है तो एसिम्प्टोमेटिक है। नॉर्मली लकीली 80% पेशेंट, चाहे वो सिम्प्टोमेटिक हो चाहे एसिम्प्टोमेटिक, 80% पेशेंट सीरियस नहीं होते। 80-90% पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आप सिम्टम होते भी है तो घर में रहिए, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, यदि आपको सांस भरने लगे, आपको और कोई सीरियस चीज होने लगे, तब आप परेशान होइए, ज्यादा परेशान मत होइए। बिल्कुल, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके एहतियात बरते, साफ सफाई का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, और बेवजह घर से बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर युगल आपका और डॉक्टर वेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।